गरीब काली जेठानी के लंबे बाल। कृतिका कंचन की सबसे बड़ी बहू थी। उसका रंग तो सांवला था, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा साफ थी। अरे माँ, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहू, बस जी किया चाय पीने का तो बनाने चली आई। अरे माँ, आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? आप मुझे बोल देती ना। कोई बात नहीं बहू, हमेशा मेरे सारे काम तू ही करती है। अगर आज मैं कर लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देख, बातों बातों में चाय भी बनकर तैयार हो गई। चल दोनों सास बहू साथ साथ चाय पियेंगे। दोनों सास बहू आपस में गप्पे मारते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थीं। भले ही कृतिका का रंग काला था, लेकिन उसकी सास उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं कराती थी। कृतिका के पास भले ही गोरा रंग नहीं था, लेकिन वो बहुत ही लंबे घने और खूबसूरत बालों की मल्लिका थी। बहू, किसी समय में मेरे बाल भी इतने ही सुंदर और लंबे थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब तो टेंशन ही इतनी है कि सर पर बालों से ज्यादा टेंशन खड़ी हुई है। माँ जी, आपके बाल भी वापस आ सकते हैं अगर आप केयर करो तो। अरे हाँ, बस कर ली केयर, अब इस सब का मन ही नहीं करता है। अब हमारा दौर चला गया है बहू। मेरी परछाई वैसे भी तू है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। उनके दिन इसी तरह खुशी खुशी बीत रहे थे। इसी तरह से समय बीत गया और कृतिका के तीनों देवरों की भी शादी हो गई। कंचन की तीनों बहुएं गोरी चिट्टी और अमीर परिवार से थीं। आज उन तीनों की ही पहली रसोई की रस्म थी। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जल्दी से तुम लोग हलवा और पराठे बनाकर तैयार कर लो। कृतिका बहू, तू अपनी देवरानियों की पहली रसोई में मदद कर। जी माँ जी। कंचन वहां अपनी चारों बहुओं को छोड़कर चली गई। चलो देवरानी जी, अब अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। कृतिका उन तीनों से बहुत ही अपनाहियत से बोली, लेकिन वो तीनों कृतिका को नीचा दिखाते हुए बोली। जेठानी जी, खाना बनाना हमें भी आता है, और वो भी हाई क्लास। हमें आप जैसे लुच्चों से सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जेठानी जी ने सही कहा। आप यहाँ से चली जाइए, वरना कहीं आपका परछावा पड़ने से हमारा खाना जलकर काला कलूटा ना हो जाए। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रहे हैं। वैसे माँ जी ने आपको क्या सोचकर इस घर की बड़ी बहू बना दिया? मुझे तो आपके काले चेहरे और इन लंबे झुंडों के अलावा कुछ भी खासियत नजर नहीं आती। तीनों देवरानियों ने मिलकर कृतिका को बहुत सुनाया। वो बेचारी अपना छोटा सा मुंह लिए किचन से बाहर आ गई। क्या हुआ बहू, अपनी देवरानियों की मदद नहीं की तूने? माँ, वो खुद खाना बना लेंगी, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। सभी खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद तीनों देवरानियां खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गईं और सभी को खाना परोसा। अच्छा बना है, बस हलवे में मीठा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अरे पराठे में तेल जरा सा ज्यादा है, बाकी सब परफेक्ट है। बड़ी बहू तो एकदम हिसाब से सारी चीजें डालती है। चलो कोई नहीं, तुम्हें भी वक्त के साथ साथ अच्छा खाना बनाना आ जाएगा। ससुर जी, भाभी जी तो अपनी गरीबी की वजह से तेल वगैरह सोच सोच कर डालती हैं। हमारा हाथ तो इन चीजों पर खुला हुआ है, हम ये सब डालने में कंजूसी नहीं करते। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुनकर उनका ससुर एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर काम पर चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ सारी बहुएं भी काम में लग गईं। कृतिका खड़ी हुई खिड़कियां साफ कर रही थी। इन खिड़कियों पर तो कितनी धूल हो रही है। इन्हें तो अब कॉलिन से ही साफ करना पड़ेगा। काम करते हुए कृतिका के बाल हवा चलने की वजह से लहराने लगे और वो उड़ते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, जिन्हें देख कंचन बोली। वैसे जो भी कहो बहू, भले ही तेरे पास गोरा चिट्टा रंग नहीं है, लेकिन खूबसूरत बालों की मालकिन तो तू ही है। वरना जरा अपनी देवरानियों को देख, भले ही शक्ल चांद के टुकड़े जैसी है, मगर सर पर से तो तीनों ही परकटी हैं। अपनी सास के मुंह से अपनी बुराई और कृतिका की तारीफ सुनकर तीनों देवरानियां गुस्से से लाल पीली हो गईं और एक अलग कमरे में जाकर बोली। ये काला बंदर तो हमारे रास्ते का कीड़ा बने चले जा रहा है। मुझे तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि हमारी सास हमसे ज्यादा इस कल्लू की तारीफ करेगी। पता नहीं इस काली की जुल्फों ने माँ जी पर कौन सा जादू चला रखा है। अरे तो चलो इस जादू को काट देते हैं ना होंगे बाल, ना होगी इस कल्लू की तारीफें। तीनों देवरानियों ने कृतिका के बालों को कटवाने के लिए एक प्लान बनाया। मौका देखकर वो तीनों किचन में गईं और कृतिका के बनाए खाने में बाल मिला दिए। अब आएगा ना मजा, जब माँ जी को हर निवाले में बाल ही बाल खाने को मिलेंगे, तो वो खुद ही इस काली माई गधे की ताई को गंजी मुर्गी बना देंगी। तीनों बहुएं खाने में बाल मिलाकर चुपचाप वहां से चली गईं।
कुछ देर बाद जब कृतिका वहां आई और उसने अपने खाने में इतने सारे बालों को देखा तो वो परेशान हो गई। हे भगवान, ये मेरे खाने में इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? ये जरूर किसी की साजिश है, लेकिन अभी इस सब का टाइम नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कृतिका ने वो सारा खाना एक प्लास्टिक के बैग में भरा और उसे कूड़े में डाल दिया और वो बाजार से खाना लेकर घर आ गई। आज तो किसी तरह से बच गई। जैसे ही कृतिका ने अपनी सास को खाना परोसा तो उसकी तीनों बेसब्र खड़ी देवरानियां हैरान रह गईं। ये क्या? ये काली माई तो हमारी चाल से बचकर निकल गई। और काली ही तो है, पागल थोड़ी है। हमारी चाल ही बेकार थी, कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। इसी तरह से वो तीनों रोज कृतिका को किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृतिका उनकी हर चाल को नाकाम कर रही थी। अब ऐसे ही चलते चलते 1 महीना बीत चुका था। मेरी तो समझ नहीं आता कि ये हमेशा बच कैसे जाती है। बस अब बहुत हुआ, माँ तो इनकी तारीफें करनी नहीं छोड़ेंगी। और तो और इनके सुंदर बालों को देखकर तो मैं बिल्कुल अंदर तक जल भुन जाती हूँ। अब मैं नहीं झेल सकती हूँ। बेला ने कैंची उठाई और बोली, आज माँ जी घर पर नहीं है, मौका अच्छा है, चलो कल्लों के परों को काट देते हैं। कृतिका आराम से अपने काम कर रही थी। अचानक ही प्रथा और बानी ने आकर उसे पीछे से दबोच लिया। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़े हुए हो? तेरे परों को काटने के लिए, समझी? बेला बस कृतिका के बाल काटने ही वाली थी कि तभी उनकी सास बाहर से घर वापस आ गई और उसने ये सारा मंजर देख लिया। अरे छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं आज इनके बालों को काट कर रहूंगी। कंचन ने अपनी बहू बेला को एक करारा थप्पड़ लगाया। होश में आ, ये कौन सा शैतान सवार है तेरे दिमाग पर? थप्पड़ खाते ही बेला शांत हो गई। अरे बेशर्मो, ये तुम्हारी जेठानी है और जिस तरह तुम्हारे पास गोरा रंग है उसी तरह इसके पास खूबसूरत बाल है। इसमें जलने की कोई बात नहीं है। और एक बात, अगर तुम तीनों को अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं को अकल आ गई। उन्होंने कृतिका से अपने किए के लिए माफी मांगी। हम बहुत गलत थे जेठानी जी, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर इंसान दूसरों की खूबियों से ज्यादा अपनी खूबियों पर ध्यान दे तो कभी जलन जैसी भावना पैदा ही नहीं होगी। अब तुम मुझसे ज्यादा माफी मत मांगो। चारों देवरानी और जेठानी के बीच में अब जलन जैसी कोई बात नहीं थी। अब वो चारों ही मिलजुल कर हंसी खुशी साथ साथ रहती थी। सरोजा अपने दोनों बेटों शरद और ऋतिक की शादी आरती और मोना नाम की 2 काली और गोरी लड़कियों के साथ कर देती है और उनको बहू बनाकर घर ले आती है। आरती बहू, मोना बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। इसके बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। तभी गोरी घमंडी बहू मोना जानबूझकर अपना घूंघट उठाकर कहती है, ओह गॉड, कितनी गर्मी लग रही है सासू माँ। अरे वाह सरोजा, मोना बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मगर ये क्या, तेरी दूसरी बहू तो बड़ी काली कलूटी है। बेचारे शरद की तो किस्मत फूट गई है। ये सुनकर काली बहू का पति गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चला जाता है और आरती अकेले अपने कमरे में आती है। तभी शरद गुस्से से भड़कते हुए कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? शरद जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। इस नाते ये कमरा मेरा भी हुआ ना। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। अरे ये शादी सिर्फ मैंने अपनी माँ के लिए की है। तुम जैसी काली कलूटी लड़की को झेलना सिर्फ मेरी मजबूरी है। हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता है, समझी? और ना ही मैं तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा कहकर शरद आरती को उसके सामान के साथ बाथरूम में बंद कर देता है और अपने पति के ठुकराए जाने से आरती सारी रात फूट फूट कर रोती है। वहीं ऋतिक सुहाग रात पर गोरी पत्नी को गिफ्ट में हीरे की अंगूठी देता है। दिस इज फॉर यू माय डियर ब्यूटीफुल वाइफ। वाओ, डायमंड की रिंग। थैंक यू सो मच ऋतिक डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी। इसके बाद ऋतिक और मोना खुशियों भरी सुहाग रात मनाते हैं। अगली सुबह आरती ससुराल की साफ सफाई करके पूजा पाठ करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। वहीं गोरी बहू उठने के साथ कहती है, ऋतिक उठो ना। अभी नहीं मोना, सोने दो ना। मेरी बेड टी लेकर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लाता हूँ बाबा। ऋतिक आंखें मलते हुए किचन में आकर कहता है, आरती भाभी चाय बन गई क्या? हाँ देवर जी। प्लीज दे दीजिए। बेचारा ऋतिक मोना को कमरे में चाय लाकर देता है। वहीं शरद गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आरती कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। जी आई। आरती शादी की रात की बातों को भुलाकर कमरे में आती है। तभी शरद एक शर्ट उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है, 2 मिनट के अंदर मुझे इस शर्ट पर प्रेस चाहिए।
याद रहे शर्ट में एक भी सलवटें छूटनी नहीं चाहिए। जी अच्छा ठीक है। आरती शरद की शर्ट प्रेस करके उसे दे देती है। इसके बाद शरद नाश्ता करके ऑफिस निकल जाता है। तो वहीं ऋतिक शादी के अगले दिन भी अपनी गोरी पत्नी के साथ ही रहता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, जिसके साथ गोरी बहू का बर्ताव बहुत ज्यादा बदल जाता है। रात को जब ऋतिक घर लौटता है तो मोना कहती है, ऋतिक, यू नो व्हाट, आईफोन का न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है, मुझे वो चाहिए। मगर अभी तो तुम्हारा फोन अच्छा खासा चल रहा है, फिर क्यों फालतू में पैसे खर्च करना। ऋतिक, मुझे ये लेक्चर नहीं सुनना। मुझे किश्तों में जिंदगी काटने की आदत नहीं, समझे? और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे सपने पूरे करना तुम्हारा फर्ज है। मुझे आईफोन चाहिए एंड दैट्स द फाइनल। इसी तरह गोरी घमंडी बीवी ऋतिक पर अपनी जिद थोपती जाती है और ऋतिक अपनी सारी सेविंग खर्च करके मोना को नया फोन दिला देता है। वहीं काम करने के दौरान आरती की पायल टूट जाती है और वो हिचकते हुए शरद से कहती है, सुनिए, मेरी पायल टूट गई है, प्लीज इसे जुड़वा लाएंगे। मेरे पास तुम काली कलूटी के फालतू कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वैसे भी अपने काले पैरों में पायल पहनकर तुम कोई हूर की परी नहीं लगने वाली हो। चलो मेरा रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर शरद आरती को धक्का देकर दफ्तर के लिए निकल जाता है। वो सब कुछ मोना देख लेती है और आरती के पास आकर कहती है, बैठ लगा आरती, जेठ जी तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मुझे देखो, मेरे पति मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मैं जो कहती हूँ वो ला कर देते हैं। एक्चुअली गलती जेठ जी की भी नहीं है। हर पति चाहता है कि उसकी बीवी सबसे सुंदर हो, मगर तुम तो इतनी काली कलूटी हो और तुम्हें कपड़ों का भी कोई सेंस नहीं, इसलिए ये तो होना ही था। मोना अपने गोरेपन का घमंड दिखाकर आरती को काले रंग का ताना मारकर चली जाती है। मगर मोना और आरती के बीच हुई सारी बात सरोज सुन लेती है और कहती है, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा था और मैं देख न सकी। मुझे आज ही शरद से बात करनी होगी। शरद के आने के इंतजार में सरोजा जागी रहती है। माँ, आप सोई नहीं? शरद बेटा, तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत है। तेरी और आरती की शादी को 6 महीने हो चुके हैं और तू उससे कटा कटा सा रहता है, इसलिए कि वो काली है। काश कि तूने एक बार बहू के मन में झांक कर देखा होता। जा बेटा, अपने रिश्ते को सुधार, वरना तेरी माँ खुद को माफ नहीं कर पाएगी। माँ आप रो मत प्लीज, मैं आरती के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करूंगा। ऐसा कहकर शरद कमरे में आता है, जहाँ आरती सुंदर सी साड़ी पहन 16 श्रृंगार किए हुए थी। ये देखकर शरद आरती को अपने करीब खींचकर कहता है, चल रिझा मुझे। क्या हुआ, रुक क्यों गई? इसलिए तो तूने माँ को सब कुछ बताया ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने माँ जी को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो बस आपके लिए खुद को बदल रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे पत्नी का थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते? नहीं दे सकता मैं तुझे पत्नी का दर्जा। सुना तूने? क्योंकि तेरा काला रंग मेरी आंखों को चुभता है। घिन आती है मुझे तुझसे। अब चल मेरे साथ। शरद गुस्से से आरती की कलाई मोड़कर उसे बाथरूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। तभी अचानक बाथरूम का शावर का हैंडल खराब हो जाता है और सारी रात आरती शावर में भीगती रहती है और ठंड में ठिठुरते हुए बेहोश हो जाती है। वहीं गोरी मोना ऋतिक से अपने पैर दबवाती है। तभी आधी रात ऋतिक नींद से ऊँघने लगता है। मेरे प्यारे पतिदेव, किससे पूछकर तुम सो रहे हो? चलो मेरे पैर दबाओ। मोना, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से पैर दबाते हुए? हाँ? अरे मैं दिन भर का थका हारा घर आता हूँ, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाया करो। सो व्हाट ऋतिक, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपनी गोरी बीवी के गोरे गोरे पैर पर मसाज करने का मौका मिला है। मोना ऋतिक पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और अपनी गोरी घमंडी बीवी का ऐसा बर्ताव देखकर ऋतिक अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वहीं अगली सुबह जब शरद बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो आरती बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? आरती, आरती आंखें खोलो। माँ, आरती, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। शरद फौरन डॉक्टर को फोन लगाता है और डॉक्टर जांच करके कहता है, देखिए पानी में जरूरत से ज्यादा भीगने के कारण इन्हें तेज बुखार है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के वहां जाते ही सरोजा आरती से पूछती है, आरती बहू, तो इस तरह से भीगी कैसे? हुआ क्या था? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं बाथरूम में फिसल गई थी, इसलिए शावर का हैंडल टूट गया और मैं भीग गई। आरती, तुम्हें सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ माँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। आरती मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे शादी की रात ही ठुकरा दिया था। मगर ये बेचारी चुपचाप रहकर सब कुछ सुनती रही।
मुझे माफ कर दो आरती। मेरे ख्याल से आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जेठ जी। जेठानी जी है ही इतनी काली कि कोई भी पति यही करता। बस करो मोना, तुम भले ही गोरी और सुंदर हो, मगर आरती भाभी के धूल के बराबर भी नहीं हो। जानती हो, आरती भाभी भैया पर जान छिड़कती है, उनके हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती है, मगर तुमने अपने गोरे रंग के कारण मुझे गुलाम बना दिया है। अपने पति की बातें सुनकर मोना शर्म से पानी पानी हो जाती है। वहीं शरद को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और आखिरकार वो आरती को अपनी पत्नी का दर्जा दे ही देता है।